हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल के पीवाई को देख रहे थे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है दिया है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम के हिसाब से हमें बताना है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ई ओवर क्लोज्ड सरफेस कंटेनिंग चार्ज क्यू इज। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, सिंपल गॉस लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गॉस लॉ क्या होता है, जो हमारा गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम। ठीक है, ये गॉस लॉ कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए, अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो इसके दो फॉर्म होते हैं। एक आपका इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है, जिसको आप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, देखिए, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारा होता है आपका डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, ये होता है आपका पॉइंट फॉर्म। ये हमारा पॉइंट फॉर्म है गॉस लॉ, पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, या फिर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर आपका इंटीग्रल फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज कंटूर डी डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड को आप क्यू इनक्लोज लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको वॉल्यूम में रो वी इंटू डी वी। ठीक है, रो वी आपके चार्ज डेंसिटी ऑफ अ वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा है, ये आपका है इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना हमारा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये हमारी होती है एप्सिलॉन इंटू ई। ठीक है, या एप्सिलॉन लिखोगे या एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ई किसके बराबर हो जाएगी, ई इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे यहाँ से आता है। तो देखिए, अगर हम जो मेरा फॉर्मूला था यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में, वो क्या था आपका, वो था आपका डी डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड। अब यहाँ से डी की जगह हमने ई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आपको एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस, क्योंकि हम डी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड क्यू। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ई की, तो ई डॉट डी एस हमारे किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, हमारा चार्ज इनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड है, इसको पता भी होना चाहिए आपको। बाकी आप सीधे गॉस लॉ के थ्रू आपको डिराइव भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई डॉट डी एस जो आएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इनक्लोज लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू लिखा है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए गलत होगा। ठीक है, इसने ए लगा रखा है, ये गलत है। अगला देखते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, विच मीटर हैज़ द हाईएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब एक हमें प्रिस्क्राइब, अगर हमारे लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब एक गिवन फ्रीक्वेंसी दी है, उसमें किस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया आपका PMMC, सेकेंड दिया आपका मूविंग आयरन, थर्ड दिया आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, और आपका फोर्थ दिया आपका रेक्टिफायर टाइप। तो देखिए, अगर वैसे हम ओवरऑल उसकी बात करें, तो हमारे सबसे एक्यूरेट जो होते हैं वो होते हैं आपके PMMC। लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें, तो वहाँ पर हमारे रेक्टिफायर टाइप के होते हैं आपके मोस्ट एक्यूरेट। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या कहने का मतलब है ना मेरा, देखिए, जो हमारा रेक्टिफायर टाइप के मीटर होते हैं, रेक्टिफायर मीटर। ठीक है, रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर मीटर में हमारे एक रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर प्लस PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, PMMC में जिसकी खुद की अपनी आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, वो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, वह रेक्टिफायर सर्किट हम PMMC को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। मतलब ये आपका किस काम आता है, ये आपका मेजर करेगा आपका AC क्वांटिटी। ठीक है, वो भी आपकी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जो आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करेगा, मेजर AC क्वांटिटी विथ एक्यूरेसी। ठीक है, और एक प्रिस्क्राइब कोई एक लिमिट की फ्रीक्वेंसी उसी के अंदर मेजर करेगा। बाकी PMMC क्या मेजर करता है, PMC मेजर करता है आपका एवरेज। ठीक है, इट्स मेजर एवरेज वैल्यू।
तो यहाँ पर अगर हमारी कोई एक पर्टिकुलर रेंज दी है तो उस रेंज में हमारा रेक्टिफायर का जो मीटर होता है वो आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन होगी। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी जो आपका PMMC है ये आपका DC मेजरमेंट के काम आता है। ठीक है, PMMC जो है ये आपका DC के लिए आता है काम, DC या एवरेज के लिए। बाकी मूविंग आयरन जो होता है वो आपका AC और DC दोनों मेजर कर सकता है। देखिए EDM टाइप के हम जनरली हम यहाँ पर वाट मीटर यूज़ करते हैं, EDM वाट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। इसके अलावा हम इसको आपका अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसका वाट मीटर जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एक्यूरेसी आपका प्रिस्क्राइब रेंज में फ्रीक्वेंसी की वो होता है आपका रेक्टिफायर टाइप। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है आपका, ये भी स्टेटमेंट बेस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दिए इससे कौन सा एसोसिएट कर रहा है ये हमें बताना है। दिया है मूविंग आयरन के बारे में, दिस कैन बी यूज्ड इन DC एज वेल एज AC सर्किट। बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो आपका द स्केल इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ये भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। द मूविंग आयरन इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। नहीं, परमानेंट मैग्नेट में तो PMMC होता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर फर्स्ट और इसका सेकंड ठीक है, आपका पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही लगा रखा है इसने, आंसर नंबर बी फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा हूँ ना मैं, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। मूविंग आयरन जो हमारे MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन में आप देखेंगे तो मूविंग आयरन का अगर टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे आप, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो हमारा होता है 1/2 करंट का स्क्वायर I² dl/d थीटा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट थीटा। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, जो हमारा यहाँ से करंट यहाँ पर से जो हमारा I² आता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस प्रपोर्शनल होता है आपके I² के, तो यहाँ पर से आपका ये दोनों मेजरमेंट करता है, आपका बोथ मेजरिंग ऑफ AC एज वेल एज DC। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको AC और DC दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल मतलब इसका एक क्रैम्ड टाइप का स्केल होता है, कुछ इस टाइप का दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका स्केल होता है इस टाइप से। तो पहले यहाँ पर आपकी जो माप होती है बहुत पास होती है। ठीक है, जैसे आपका 0 ये है, 10 ये है, देन आपका ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 10 के बाद 20 आ जाएगा, ये आपका 30। देन उसके बाद देखिए जैसे आपने 50 क्रॉस करा उसके बाद यहाँ पर आएगा 100, देन आपका 200। तो यहाँ पर इतना सारा गैप आ जाता है। मतलब शुरुआत में इसके जो आपके स्केल है वो बहुत क्रैम्ड होती है, क्रैम्ड मतलब आपस में चिपकी। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर धीरे धीरे आपकी स्केल यहाँ पर थोड़ा दूर होने से लग जाती है। तो इस कारण यहाँ पर आपकी स्केल में नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपका वहीं अगर PMMC की बात करेंगे, परमानेंट मूविंग कॉयल की बात करेंगे, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल में हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारे परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है और उसके साथ साथ वो DC में वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो स्केल होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैंने लगा दिया था, आंसर नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका करंट है वो आपका मतलब ये आपका दोनों आपका AC और DC मेजरमेंट के काम आता है और साथ साथ में इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। जबकि आपका मूविंग आयरन आपका परमानेंट मैग्नेट के अंदर फिक्स नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट में आपका PMMC होता है। बाकी हम इसको यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं क्योंकि आपको दोनों में वर्क करता है, AC और DC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द कंप्यूटेशनल वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज। हमें फीडबैक वोल्टेज की यहाँ पर वैल्यू को डिटरमाइन करना है इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। हमारे पास नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है जिसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 100 और बीटा की वैल्यू है आपकी 0.03 और इनपुट वोल्टेज है आपकी 30 मिली वोल्ट। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए क्या क्या दिया है, मैं आपको नीचे पर लिख देता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, हमें यहाँ पर हमें दिया आपका A की वैल्यू जो आपका गेन है, इसको फॉरवर्ड गेन भी बोलते हैं। A की वैल्यू दी है आपकी, अल्फ़ा में दिया तो अल्फ़ा लिख देता हूँ, मैं A लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू दी है आपकी 100। ठीक है, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू आपकी दी है 0.03। ठीक है, ये आपकी अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू है। बाकी इसमें जो हमारे इनपुट वोल्टेज दिया है मतलब V इन, इनपुट वोल्टेज आपकी 30 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपका फीडबैक वोल्टेज हमें बताना है जब आपका नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर लगा हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे आपने अगर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको आप अल्फ़ा बोलते हो। ठीक है, आपका वोल्टेज गेन AB अगर आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज गेन A
AV, अगर आपने वोल्टेज गेन पढ़ा होता है वो होता है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। उसी को यहाँ पर आपका एम्पलीफाइंग फैक्टर अल्फा लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है, अल्फा की वैल्यू दी है आपकी V0 अपॉन VI होती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा इंटू VI, ठीक है। ये हमारा एक आ गया। तो देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है 100 और आउटपुट की वैल्यू है आपकी, इनपुट की वैल्यू है आपकी 30 मिली वोल्ट। तो यहाँ से हम आउटपुट की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 100 और इनपुट की वैल्यू 30 मिली वोल्ट, 30 इंटू 10⁻⁻, ये मिली वोल्ट के लिए -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 1 0 ये और बाकी 3 वोल्ट आ जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारी 3 वोल्ट आ जाएगी। बाकी इसने पूछा कि फीडबैक पाथ में बीटा की वैल्यू आपकी 0.03 है। देखिए इसको निकालते हैं, आपको क्या दिया है, हमारा जो बीटा की वैल्यू है, मतलब जो आपका फीडबैक पाथ है बीटा की वैल्यू दी है हमें 0.03, ठीक है। बाकी बीटा आपको पता है क्या होता है, बीटा हमारा होता है आपका फीडबैक पाथ का अटेनुएशन, ठीक है। बीटा को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपका फीडबैक पाथ का वोल्टेज VF अपॉन आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से आपका फीडबैक पाथ का वोल्टेज निकालेंगे VF, तो VF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VF की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर बीटा इंटू V0, ठीक है, बीटा इंटू V0। अब हम यहाँ से आपकी V0 जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल रखी है, V0 इज इक्वल टू अल्फा VI, ठीक है। तो मैं इसको एक फॉर्मूला आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, बीटा और आपको V0 को क्या लिखते हैं हम, अल्फा इंटू VI, इनपुट में मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर आपको अगर फीडबैक वोल्टेज निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ आपको इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ दिया है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई, बीटा की वैल्यू है आपकी 0.03, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी 100 और आपका ये है आपका 30 मिली वोल्ट, ठीक है, 30 मिली वोल्ट, 30 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0.03 हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 0.03 और ये आपका 100 और ये भी हो जाएगा आपका 0.03, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 0.09, कितना हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0.09। तो यहाँ से जो फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू आ गई VF, वो आ जाएगी आपकी 0.09 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर C, 0.09 वोल्ट ये, ठीक है, C। बाकी देखिए इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। V0 का क्या होता है, V0 होता है आपका जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इससे अल्फा की वैल्यू या A0 जिसको बोलते हैं, मैं A बोलता हूँ, यहाँ पे अल्फा दिया तो अल्फा के टर्म में डिनोट कर दिया, V0 अपॉन VI। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होता है आपका अल्फा टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब कितनी हमारे आउटपुट में वोल्टेज एम्पलीफाई हो रही है इस अल्फा फैक्टर से, ठीक है। वही आपका जो बीटा होता है ये एटेनुएट करता है, ठीक है, मतलब कितनी वोल्टेज कम हो रही है यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों का हमने जब कंबाइन करा तो यहाँ पर हमारा जो आपका VF का फॉर्मूला आया वो आया आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू VN, ठीक है। VN मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज, अल्फा और बीटा आपके, अल्फा फॉरवर्ड पाथ का गेन है, बीटा आपका एटेनुएशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.03 है। देन इसको सिंपल पुट करा हमने, VF की वैल्यू निकाल दी 0.09, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ ICT, मतलब करंट थ्रू द कैपेसिटर एंड टाइम कांस्टेंट विल बी, ठीक है। हमें करंट थ्रू कैपेसिटर और टाइम कांस्टेंट बताना है कब, जब आपका स्विच क्लोज हो रहा है एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे क्लोज हो रहा है, मतलब पहले ओपन था देन क्लोज हो रहा है आपका t इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें ये आपका करंट बताना है आपका कैपेसिटर के थ्रू। तो देखिए कैपेसिटर के लिए हम क्या निकालते हैं, हम लोग जनरली वोल्टेज निकालते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में आपका कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो हमारा VC0 माइनस और आपका VC0 प्लस यहाँ पर बराबर होता है आपका कैपेसिटर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर के पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वोल्टेज, देन उससे करंट निकालेंगे, क्योंकि करंट क्या होती है कैपेसिटर की I ऑफ CT वो होती है आपकी C इंटू dVC/dt, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करते हैं आपको, और इसको किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको VCT जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रही है उससे। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, आपको कैपेसिटर का आपका वोल्टेज का फॉर्मूला। अगर आपको पता होगा VCT कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज निकालनी है तो वो होता है आपका VC इन्फाइनेट, इन्फाइनेट के टाइम में आपकी स्टडी स्टेट में आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस जीरो
जीरो प्लस और जीरो माइनस बराबर होते हैं कैपेसिटर केस में, माइनस वी सी इनफाइनाइट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज द टाइम कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट इज आर सी। ठीक है, और ये इक्वेशन कब वैलिड है? ओनली एट टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, टी ग्रेटर देन जीरो पर ये हमारी इक्वेशन वैलिड होती है। तो देखिए यहाँ से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो कैपेसिटर है ये आपका डज नॉट अलाउ सडन चेंज। टाइम कांस्टेंट जो है वो टाउ होता है, टाउ की वैल्यू होती है आपकी आर इंटू सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से टाइम कांस्टेंट निकालते हैं पहले टाउ, उसकी वैल्यू है आपकी आर सी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, और टाइम कांस्टेंट कब निकालते हैं? आपका टाइम कांस्टेंट निकालते हैं हम लोग आफ्टर स्विचिंग। ये याद कर लीजिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें कि आपका स्विच ओपन है तब निकालेंगे या स्विच क्लोज है कब निकालेंगे। कि कुछ भी दिया होगा आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग के बाद ही हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है हमने? स्विच ऑफ कर रखा है टी ग्रेटर देन जीरो पर। ठीक है, टी की वैल्यू जब जीरो है तब हमने स्विच को ऑन कर रखा है, उस टाइम पर निकालेंगे। देखिए कैसे, मतलब ये हमारी वोल्टेज है ना मेरे भाई, ये हमारी वोल्टेज है आपकी 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो स्विच है ये हमारा क्लोज हो गया, ये ठीक है, ये हमारा स्विच क्लोज हो गया। इस टाइम पर हमारा ये 1 ओम है ये, और ये आपका 1 ओम ये है, और आपका ये आपका 1 मिनट, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है 1 फैराड का। तो अब हमें यहाँ पर पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि 2 है आपके, आर की वैल्यू आर 2 लगे हैं, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब शॉर्ट करेंगे ऐसे। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो है आपकी 1 ओम, देन यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू है 1 ओम। बाकी जो आपका यहाँ पर कैपेसिटर है इसके अक्रॉस से हम देखते हैं आर टी एच, ये ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे आर टी एच की वैल्यू। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर आप इसकी आर टी एच की वैल्यू 2 ओम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये वाला पार्ट दिया इतना, ये शॉर्ट के साथ है, आगे शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो होगी। मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगी। तो आर इक्विवेलेंट क्या बचेगा हमारा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा ये, जिसको आर टी एच बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा इसके बराबर आपका 1 ओम प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 0। 1 प्लस 0 हमारा हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, तो हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम आ गई। बाकी कैपेसिटर तो एक ही लगा है, तो सी की वैल्यू क्या है हमारी? 1 फैराड। तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा मेरे भाई? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू सी। आर की वैल्यू 1 है, कैपेसिटर की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 मतलब 1 सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 सेकेंड, या ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। बस अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है करंट थ्रू कैपेसिटर। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि आपका जो आपका कैपेसिटर है वो आपका डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। देखिए आपका सर्किट किस टाइप का है, मैं एक बार 2 बार दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजिएंट में बहुत लोग दिक्कत करते हैं। सिंपल वे में समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा इस टाइप से वैल्यू थी। बाकी जो आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में या फिर डाउट वाली जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आपके डाउट को यहाँ पर एंटरटेन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 1 फैराड है, 1 ओम, 1 ओम और आपके 10 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा स्विच है, ये क्लोज कब हो रहा है आपका? टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब आपका जब हमारा स्विच क्लोज नहीं है उस टाइम का सर्किट बनाता हूँ मैं, अगर टी लेस देन 0। ठीक है, जब टाइम आपका लेस देन 0 है उस टाइम क्या होगा हमारा सर्किट? ये है। तो ये इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। देखिए ये ओपन हो गया और ये हमारा स्टेप से आ गया सर्किट। तो ये हमारा आ गया 1 ओम, 1 ओम और आपका 1 फैराड। तो देखिए हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालते हैं? हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस निकालते हैं वोल्टेज। कब? जब आपका टाइम क्या है? लेस देन 0। ठीक है, मतलब जब आपका स्विचिंग नहीं कर रखी है, जब आपका स्विच ऑन है उस टाइम क्या हमारे यहाँ पर वोल्टेज क्या आ जाएगी? देखिए इनफाइनाइट में आपका चार्ज नहीं होगा तो उस टाइम पर हमारा इसके अक्रॉस भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। मतलब इनिशियली आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सोर्स फ्री सर्किट है। सोर्स फ्री सर्किट में अगर कैपेसिटर लंबे टाइम से लगा है तो सोर्स फ्री सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं होने के कारण कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वी सी 0 माइनस वही आपका वी सी 0 प्लस होता है, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट बिकॉज देयर इज नो सोर्स व्हेन स्विच इज नॉट क्लोज। ठीक है, एंड आफ्टर स्विचिंग सर्किट ये है, आफ्टर स्विचिंग में येलो से बना रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर स्विचिंग मतलब आपका क्या है? आफ्टर स्विचिंग मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने टी इज ग्रेटर देन 0 मतलब टाइम 0 के आगे करा, जब आपका स्विच बंद हो गया। देखिए उस टाइम सर्किट कैसा बना? ये हमारा इस टाइप का सर्किट बना, स्विच क्लोज हो गया है और यहाँ पर से हमारे 10 वोल्ट अब जाके कनेक्ट हुआ यहाँ पर आपका आपके सर्किट के साथ। तो ये हमारा 1 ओम है। ठीक है मेरे भाई, ये भी हमारा 1 ओम है
और ये आपका 1 फैराड है। तो देखिए क्या हुआ, हमारे यहाँ पर वी सी जीरो माइनस और वी सी जीरो प्लस तो बराबर हो जाएंगे। तो इस टाइम पर ग्रेटर देन जीरो पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मैंने आपको बताया अभी क्या आ जाएगी, वी सी जीरो प्लस वो आ जाएगी आपकी 0 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे आपका इन्फाइनाइट टाइम पर, टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। जब आपका स्विच लंबे टाइम से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा देखिए ये ऐसा है 10 वोल्ट है, स्विच ऑफ ही है, इसके बाद देखिए स्विच टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड के बाद हमने ऑफ कर रखा है ये। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है। इस टाइम पे क्या होता है आपका, जब आपका कैपेसिटर डीसी के अक्रॉस लंबे टाइम तक लगा रहता है तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव, एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, क्योंकि ये फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है एट इन्फाइनाइट पर, ये आपके सोर्स की वोल्टेज जो आपका वी एस है उसके बराबर हो जाएगी। जो वी एस की वैल्यू यहाँ पर है आपकी, वी एस की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। 1 मिनट, वी एस की वैल्यू 1 वोल्ट है, वही मैं कहूँ, ये मैंने गलत लिख दिया है। वी एस की वैल्यू आपकी 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट है, ये भी हमारी 1 वोल्ट है, वही मैं कहूँ 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वी एस की वैल्यू 1 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज, इसी के बराबर हमारा ये हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इन्फिनिट टाइम पे। ठीक है, इस टाइम क्या करता है हमारा कैपेसिटर, कोई भी करंट को फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से, मतलब एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है जब आपका डीसी का केस हो। ठीक है, बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं आपका कैपेसिटर वोल्टेज के लिए। वी सी टी क्या होता है आपकी, वी सी इन्फिनिट, इन्फिनिट में कितनी वैल्यू है आपकी 1 वोल्ट। ठीक है, इन्फिनिट में 1 वोल्ट है, प्लस आपका वी सी जीरो माइनस में कितनी है 0 वोल्ट, माइनस इन्फिनिट में 1 वोल्ट ही है, माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टी बाई टाउ टाइम कांस्टेंट क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी आ गई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई आपकी वी सी टी की। अब वी सी टी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, अब करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट क्या होता है हमारा, करंट होता है आपका आई सी टी, करंट थ्रू कैपेसिटर, आई सी टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी इंटू डी वी सी टी अपॉन डी टी। ठीक है, वी सी टी क्या है आपकी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सी की वैल्यू क्या है आपकी 1 फैराड इंटू डी बाई डी टी अपॉन ये आपका इंटू आपका वी सी टी, कितनी वैल्यू आती है हमारी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू डी बाई डी टी अपॉन टी, इसका तो 0 हो जाएगा, -1 ये आगे आ जाएगा तो आ जाएगा ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई हमारी ई की पावर माइनस टी एम्पियर। ठीक, करंट हमारी ये आ गई ई की पावर माइनस टी, और आपका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही लगा रखा है इसने आंसर, आंसर नंबर सी। ठीक है, आई सी टी की ई की पावर माइनस टी और टाउ आ रहा है आपका 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने ऐसे सॉल्व कर रखा है, आप इजीली देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि पीडीएफ वाला भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहाँ गया भाई, अच्छा बीच में इतनी पता नहीं कहाँ से स्लाइड बन गई। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे, वो हमें दिया आपका टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन अ सिस्टम ऑफ 4 आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्यू जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपकी 3 नैनो कूलम एट अ कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द साइड। ठीक है, द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हमें मतलब एनर्जी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखिए किस टाइप से दिया ना, देखिए इसको ऐसे दिखाता हूँ तो इजीली समझ जाएंगे आप। ये देखिए 1 मिनट, अभी ये क्या कर दिया इसने। ठीक है, ये हमारा एक इक्वल के लिए हम स्क्वायर ही बनाते हैं, क्योंकि इक्वल साइड में है तो हम स्क्वायर के थ्रू समझेंगे कैसे। देखिए स्क्वायर में हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे जिसकी साइड है वो आपकी 1 मीटर दे रखी है, मतलब इसकी डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है। स्क्वायर तो चारों साइड यहाँ पर बराबर होगी और 4 कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज लगे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है और चार्ज क्यू है, और चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी दी है, उसकी वैल्यू दी है आपकी 3 नैनो कूलम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें इसका टोटल आपका एनर्जी बतानी है। एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके देखिए इसके लिए तो ये 3 तो फोर्स लगाए हैं, उसके अलावा देखिए डायगोनल भी फोर्स लगाएगा। देखिए एक डायगोनल, एक ये क्या हो गया, एक डायगोनल आएगा हमारा ये, क्योंकि आपके एक किसी भी वर्ग में 2 आपके विकर्ण होते हैं। ठीक है, जिनको आप बोलते हैं डायगोनल। तो देखिए ये दोनों डायगोनल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इस यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू क्या होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर 1 मीटर का इसका स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर आपका इसके आर में, तो यहाँ पर जो हमारी डायगोनल की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √2। ठीक है, हर एक डायगोनल की वैल्यू जाएगी √2 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर देंगे अब, क्योंकि यहाँ पर चारों की आपकी आर्म है 1 मीटर, बाकी जो डायगनल है उसके है आपका √2, ठीक है, √2 मीटर का डायगनल है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं या ई से भी नोट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है आपका 1/4πε 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 जो भी आपका चार्ज है, Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस R, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप K लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की, ये आपने पढ़ी होगी। 1/4πε क्या होता है आपका 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर पूरा 9 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं ये, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमें सॉल्व ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल आपकी एनर्जी निकालते हैं, U ऑफ टी टोटल एनर्जी निकालनी है, वो किसके बराबर हो जाएगी। देखिए हमारे पास 4 आर्म है, देखिए एक ये है, 1 मीटर की एक ये है, 1 मीटर की एक ये है, और 1 मीटर की एक ये है, मतलब स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में 4 आर्म है और आपके 2 क्या होते हैं, बाइसेक्टर, जिसको आप विकर्ण बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कैसे, 4 इंटू इसको अगर मैं K लिख दूंगा जो कांस्टेंट है, 4 इंटू K इंटू जो चार्ज है आपका Q1 Q2 चार्ज का स्क्वायर अपॉन जो इनके बीच की डिस्टेंस है आपका 1 मीटर, ठीक है। वहीं हमारे पास क्या है, प्लस 2 विकर्ण है, उसके लिए अलग देखता हूँ, 2 विकर्ण है, ठीक है, मतलब 2 आपके बाइसेक्ट हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी K इंटू Q, क्योंकि 4 सेम है, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी √2, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर के क्यू यहाँ पर कॉमन है, तो KQ कॉमन कर देते हैं, आपका KQ स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 4 प्लस यहाँ बचा आपका 2√2, ठीक है, 2√2। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, आ जाएगा √2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी KQ स्क्वायर 4 प्लस √2, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई, बस UT की वैल्यू आ गई। बस हम सिंपली फॉर्मूले में मतलब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए UT इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या अभी बताइए आपको, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। चार्ज है आपका 3 इंटू कितना था, 3 माइक्रो था, 3 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻9, ठीक है, 10⁻⁻9। इसका स्क्वायर देखिए Q स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करा, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस √2 को क्या लिखते हैं हम 1.41, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 आपको पता ही होनी चाहिए, इतनी होती है। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू ये जाएगा 9 दूनी 18, 10⁻⁻18, और ये कितना हो जाएगा आगे, ये आएगा 5.1414, ठीक है, 414, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 9 नंबर 81, ये हो जाएगा आपका 81, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, क्योंकि प्लस 18 है और आपका माइनस का 18 है और प्लस का 9 है, तो हो जाएगा -9 इंटू 5.414। तो देखिए यहाँ से आपको 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 438.5 इंटू 10⁻�9, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 438.5 इंटू 10⁻⁻9, 438.5। अच्छा नैनो कूलम में दिया, देखिए ये आएगा आपका C 438 नैनो कूलम, नैनो जूल, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आपका 438.5, 10⁻9 को इसने नैनो लिखा है, बाकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है। तो आंसर ऐसे है आपका, आंसर नंबर C ये। बाकी देखिए फॉर्मूला बस यही है आपका, एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, मतलब Q1 Q2 अपॉन R, जो R है आपकी डिस्टेंस, यहाँ पर 4 लगे थे तो आपके 4 जो आपके सिंपल पाथ की आई और बाकी 2 आपके विकर्ण है, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड करा ऐसे, देन यहाँ पर से हमने K की वैल्यू पुट करी, चार्ज की वैल्यू पुट करी, आपकी डिस्टेंस की वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया हमने, आंसर नंबर C। अगला देखते हैं। अगला दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें यहाँ पर ये बताना है। पहला दिया आपका एक्यूरेसी के बारे में बोल रहा है, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच टू अ ट्रू वैल्यू एज क्वांटिटी बीइंग मेजर, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। देखिए हमारी एक्यूरेसी क्या होती है,
एक्यूरेसी वो होती है कि हमारी जो आपकी वैल्यू, मेजर वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के कितने पास है, उसको ही हम बोलते हैं उतना ही आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। मतलब जैसे आपका 100% आपका एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, उसके आसपास 99 या 98 तक पहुंच रहा है, तो वो बहुत उसकी क्लोजनेस वैल्यू, मतलब इट इज़ अ एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी से क्या होता है, वो आपके ट्रू वैल्यू कितना पास है ये हमें बताता है। अगला दिया है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। प्रिसीजन आपका, ये आपका एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट ये बार बार प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जैसे हमने कोई भी यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कराई है, वही आपकी वैल्यू आउटपुट में सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है, सेम आपका आउटपुट आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब इट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट ऑफ अ नंबर ऑफ टाइम वी कैन गेट द इनपुट। ठीक है, बाकी थर्ड दिया है आपका प्रिसीजन इज द इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कैलिब्रेशन। नहीं, प्रिसीजन को हम कैलिब्रेशन के थ्रू इम्प्रूव नहीं कर सकते। बाकी अगला दिया एक्यूरेसी में बी डिफाइन इन द टर्म ऑफ लिमिटिंग एरर। बिल्कुल ठीक है। देखिए आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और चौथा ठीक है, बिल्कुल सही लगा रखे हैं। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर सी, फर्स्ट थर्ड और नहीं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये गलत हो जाए। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ किसमें, बी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये भी नहीं, कहाँ गया फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, आंसर नंबर ए। देखिए ये आंसर ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। यहाँ पर प्रिसीजन क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। प्रिसीजन होता है हमारा, हम ट्रू वैल्यू कितने पास है, हम उसको प्रिसीजन बोलते हैं, सॉरी उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, कि जितना हम ट्रू वैल्यू के पास है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन होता है कि हमारा सेम जो हम आउटपुट रिपीट कर रहे हैं आपका पर्टिकुलर इनपुट के लिए, हम इनपुट दे रहे हैं एक ही और सेम आउटपुट दे रहे हो, आउटपुट ये आपका ट्रू वैल्यू के पास है ऐसा नहीं है, आउटपुट वही दे रहा है आपका, जैसे 98.5 98.543 मतलब उसी के आसपास दे रहा, तो उसको बोलते हैं हम आपका प्रिसीजन, मतलब आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, ये आपका सेम आउटपुट प्रोवाइड करता है फॉर अ गिवन इनपुट। बाकी देखिए एक्यूरेसी हमारी डिफाइन होती है आपके लिमिटिंग एरर के, जैसे हमारा 100 वोल्ट नाप रहे हैं, उसमें आपके ±2% की लिमिटिंग एरर है, मतलब वो 2% ऊपर नीचे नाप सकता है, तो एक्यूरेसी इज डिफाइन द टर्म ऑफ लिमिटिंग एरर। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला देखिए ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसा दिया है, यहाँ पर बता रखा है आपका सी एस, इफ सी एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और आर एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। हमें ट्रांसफर फंक्शन बताना है इसका, देखिए हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा एक फॉरवर्ड पाथ ये है और एक फॉरवर्ड पाथ नीचे वाला है। तो देखिए अगर फॉरवर्ड पाथ देखेंगे हम लोग, जो आपका फॉरवर्ड पाथ P1 है, ठीक है, जो हमारा फॉरवर्ड पाथ P1 है, देखिए ये वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसे दिखाता हूँ। देखिए ये जो ऐसे करके जा रहा है सीधे सीधे, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहला गेन आ रहा है आपका S इंटू दूसरा आ रहा है आपका S, तीसरा क्या आ रहा है आपका 1/S। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा S से S कर जाएगा, तो हमारा फॉरवर्ड गेन आ गया S। ठीक है, पहले वाले का। अब सेकंड फॉरवर्ड पाथ भी दिख रहा है आपको, कैसे, देखिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ है हमारा, ये ऐसे आए, ये एरो का साइन देखिए, ऐसे ऐसे, तो 1/S इंटू 1/S, तो ये आ जाएगा हमारा 1/S इंटू 1/S। ठीक है, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/S²। ये हमारे दो फॉरवर्ड पाथ आ गए यहाँ पर, 1/S²। ठीक है, और देखिए लूप देखिए, एक लूप हमारा ये है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा ये बैकवर्ड पाथ है, ये हमारा एक लूप है, देन एक लूप ये है सेकंड, और एक लूप अगर आप देखेंगे तो ये भी है, ये नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें 3 लूप है, इसमें हम मेसन गेन फार्मूला लगा के हम इसको आपको आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा लूप है, पहले लूप 1 दिखा देता हूँ आपको। लूप 1 जो आ रहा है, लूप 1 हमारा आपका ये वाला आ रहा है, मतलब ऊपर वाला मान लेता हूँ मैं पहले ये, तो S1 S इंटू S इंटू 1, तो हमारे ये वाला क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पर माइनस है ना ये आपका, तो आ जाएगा -1 S इंटू 1/S। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा S इंटू S जो हमारा है गेन, और ये आ रहा है आपका -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -S²। बाकी देखिए लूप 2 देखिए, कौन सा लूप दिखा रहा था मैं आपको, सेकंड लूप ये बड़ा वाला, S इंटू 1/S इंटू S, S इंटू S इंटू 1/S, S इंटू S इंटू 1/S इंटू -S। देखिए -S क्यों, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है ना, तो S की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व करके आ जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका -S², तो इसकी वैल्यू भी -S² आ गई। अगला देखिए तीसरा लूप मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे जा रहे हैं,
ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं पाथ। तो देखिए 1/s और ये आ जाए आपका s, 1/s और माइनस s, L3 आया आपका 1/s इंटू 1/s और आपका माइनस s। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका -s/s²। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/s। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ये कन्फ्यूज़न नहीं है, सारा प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, प्लस होना चाहिए या माइनस है, पता नहीं, प्लस ही लग रहा है। तो इसको प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका s²। ठीक है, तो ये हमारे लूप गेन आ गए। तो देखिए अगर मेसन्स गेन फार्मूला लगाएंगे तो मेसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन इजेगा समीशन पी के डेल के फॉरवर्ड पाथ जो केथ फॉरवर्ड पाथ है और डेल के जो उसमें आपको नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ है अपॉन डेल्टा। ठीक है, इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। बाकी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, सम ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन या फिर लूप गेन लिख देते हैं, लूप गेन। देन आता है आपका माइनस के बाद प्लस आएगा, वो आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बस यहाँ पर थे हमें वैल्यू पुट करनी है, ये आप आराम से कर भी सकते हैं। मैं इसको होमवर्क देता हूँ आपको। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए जो आपकी फॉरवर्ड पाथ है ये क्या है आपका, एक है हमारे कहाँ गया फॉरवर्ड पाथ है एक आपका s और एक है आपका 1/s²। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ आ जाएगा आपका s प्लस 1/s²। ठीक है, बाकी यहाँ क्या आएगा 1 माइनस जो भी आपका लूप गेन है, लूप गेन क्या है पहला आपका s², ये आपका माइनस s² और आपका 1/s। ठीक है, ये आएगा आपका s² माइनस s² प्लस 1/s। तो ये से जो कट जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका s प्लस 1/s² और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/s। ठीक है, देन इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा ऊपर s³ प्लस 1/s 1 माइनस 1/s। ठीक है, इसको आप ऐसे आगे फर्दर सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए ही हैं तो इनमें से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो s की पावर क्यूब प्लस 1 आंसर 2s। आंसर यहाँ पर देखिए एक मिनट, आंसर आ जाएगा ये ऊपर चल जाएगा 2s। हाँ बिल्कुल, देखिए आंसर इसका ए ही आएगा, आंसर नंबर ए। बाकी आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपको इजीली आप सॉल्व करना, यहाँ से आगे आ जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं, एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप ईडीएम टाइप के मीटर जो होते हैं वो कैन बी यूज्ड एज, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला दिया है आपका VAR मीटर एंड वाट मीटर, मतलब VAR जो होता है आपका रिएक्टिव पावर मेजरमेंट के काम आता है उसके जैसे, या वाट मीटर के जैसे। अगला दिया है पावर फैक्टर मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर के जैसे। थर्ड दिया है आपका ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के जैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारे आपके ईडीएम टाइप के मीटर होते हैं, ईडीएम टाइप के मीटर, इनके बारे में थोड़ा आपको बता ही देते हैं। देखिए ईडीएम टाइप के मीटर होते हैं आपके ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये आपके कैलिब्रेटर होते हैं आपके डीसी सोर्स से। ठीक है, विदाउट यूज़ ऑफ एनी ईसी सोर्स। ठीक है, ये हमारे कैलिब्रेशन के काम आते हैं। बाकी इनकी सेम एक्यूरेसी होती है आपकी एसी में भी एंड डीसी में भी। एक्यूरेसी इन दीज इंस्ट्रूमेंट आर सेम इन एसी एंड डीसी। वी कैन मेक ईडीएम टाइप ऑफ अमीटर, हम लोग इससे ईडीएम टाइप का अमीटर बना सकते हैं, ईडीएम टाइप का वोल्ट मीटर बना सकते हैं, ईडीएम टाइप के हम वाट मीटर बना सकते हैं, ईडीएम टाइप के रिएक्टिव पावर मेजरमेंट जिसको आप VAR बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, VAR मीटर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके पावर फैक्टर मीटर बना सकते हैं और हम इसके फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो इससे हम 6 चीज़ें बना सकते हैं, ये मैंने आपको लिखा दिया। तो देखिए VAR और वाट मीटर बिल्कुल ये बना सकते हैं, पावर फैक्टर मीटर बिल्कुल बनता है, फ्रीक्वेंसी मीटर बनता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये है और अमीटर वोल्ट मीटर भी बनते हैं। आंसर नंबर सी, ऑल ऑफ देम बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं आपका फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में आपका फेज डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए क्या दिया हमारे E की वैल्यू जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी E0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो आपका कंडक्शन करंट होता है आपका ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका करंट होता है उसको कंडक्शन फील्ड बोलते हैं। बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका कंडक्शन करंट।
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कंडक्शन करंट जे सी को से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है आपकी सिग्मा इंटू ई, ठीक है, सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है आपकी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई फील्ड, शॉर्ट में लिखा है ई फील्ड, यहाँ पर इन सेम फेज में होगी आपके, इन सेम फेज में होगी हमारे, ठीक है। जब आपका कंडक्शन करंट है, ईसी क्या है आपका, ईसी है आपका कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। देखिए बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट को देखते हैं हम, जेडी स्कॉलर डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैंने क्या बताया आपको, बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, ये एप्सिलॉन आ गया डी बाई डी टी, और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमें दी है आपकी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एप्सिलॉन बाहर का बाहर ही है, ठीक है। बाकी ई नॉट ओमेगा का हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर इसका हो जाएगा हमारा ई नॉट का हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी का हो जाएगा आपका ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, साइन का कॉस होता है और ओमेगा टी का आपका ओमेगा हो गया, ये मैंने बाहर ले लिया। तो देखिए अगर हम इसको साइन के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओमेगा ई नॉट कॉस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये। तो यहाँ पर देखिए हमारी आई जे डी की वैल्यू क्या आई, जे डी की वैल्यू ये आई, और जे सी की वैल्यू क्या थी हमारी, जे सी की वैल्यू थी आपकी एप्सिलॉन नॉट ई इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर साइन 90 है। तो आपका जे सी मतलब कंडक्शन करंट और आपका डिफरेंशियल करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, दे आर 90 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। बिल्कुल सही लगा रखे, आंसर नंबर सी 90 डिग्री। अगला देखते हैं, हमें दिया है अ वोल्टमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम, ठीक है। एक वोल्टमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी 0.12 हेनरी है। इंस्ट्रूमेंट इज रीड करेक्टली ऑन डीसी, डीसी में बिल्कुल सही रीड कर रहा है। व्हाट इज द रीडिंग ऑन एसी, ठीक है। एसी में रीडिंग क्या होगी, जब आपका 100 वोल्ट और 25 हर्ट्ज के सप्लाई पर है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला केस दिया है, आपका पहला केस लिखता हूँ आपको विथ डीसी, ठीक है। जब आपका डीसी में काम कर रहा है तब देखिए विथ डीसी, मतलब डीसी में क्या होगा, आपका इंपीडेंस की वैल्यू आर के बराबर होगी, क्योंकि डीसी में सिर्फ प्रतिरोध की वैल्यू होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर नहीं कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 300 ओम, ठीक है। और करंट क्या हो जाएगी इस टाइम पे, डीसी करंट क्या होती है हमारी वी बाई आर, मतलब वी बाई जेड क्या हो जाएगा, वी बाई आर, मतलब वोल्टेज है हमारी 100 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट हमारी वोल्टेज है और आर की वैल्यू है 30, मतलब 300। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.333 एम्पियर, ठीक है। ये हमारी इतनी वैल्यू आएगी जब हमारा डीसी में मेजर कर रहा है। अब हम एसी की बात करते हैं। देखिए एसी में जब मेजर कर रहा है, एसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर एसी में हमारा जो टोटल इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, आपका इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले हम जेड की वैल्यू निकाल लें। तो आर की वैल्यू तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है आपकी 300 ओम, और आपका यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। इंडक्टर की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया था हमें, अच्छा इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में दी है, तो यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए हेनरी में दी है आपकी 0.12, देखिए क्या इधर पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू दी है आपकी, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है आपकी ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या होता है हमारा 2 पाई एफ एल, और एल की वैल्यू हमें गिवन है आपकी 0.12 हेनरी। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है हमारी 25 हर्ट्ज। इंडक्टेंस की वैल्यू थी 0.12 हेनरी, तो एक्सएल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक्सएल की वैल्यू थी हमारी 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 25 हर्ट्ज थी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी में 25 हर्ट्ज दी है, तो इसके अक्रॉस से हमारा एक्सएल निकलता है, और एल की वैल्यू है आपकी 0.12, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये कितना है हमारा, ये आएगा आपका 2 पाई इंटू 25, मतलब आपका 50 पाई हो जाएगा, 50 पाई इंटू 0.12 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा आपका 300.59। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क हुआ, थोड़ा इम्पीडेंस बढ़ जाता है जब हम आपको यहाँ पर इंडक्टर को आपको इंक्लूड करते हैं इसमें। तो जेड की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर हमसे चलो पहले करंट निकालते हैं। आपको एसी में करंट क्या होती है, एसी में करंट हो जाएगी आपकी V/Z। वोल्टेज है आपकी 100 वोल्ट, जेड की वैल्यू आपकी 300.59। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारी जो करंट की वैल्यू आ जाएगी एसी में वो आएगी आपकी 0.3326 एम्पेयर। ये हमारी इस टाइम पे एसी में करंट आ गई। डीसी में करंट हमने निकाल रखी है। इसने पूछा है कि द इंस्ट्रूमेंट रीड ओनली व्हाट इज़ द रीडिंग इन एसी। जब आपका 100 वोल्ट आपका एसी में रीड कर रहा है तो उस टाइम पर बताने कितनी आपकी रीडिंग आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको देखिए जब हम डीसी में कर रहे हैं, डीसी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डीसी में 0.333 एम्पियर ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है। कब, जब आपका 100 वोल्ट है। ठीक है, वही हमें एसी में बताना है। एसी में कितना कर रहा है, आपका सेम सप्लाई में आपका कर रहा है आपका 0.33 क्या था, 0.3326 एम्पियर ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइम पूछ रहा है, ये हमें तब बतानी है कि वोल्टेज कितनी होगी। यहाँ पर माना कोई एक्स वोल्ट है तो यहाँ पर हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये हो जाएगा आपका 100 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3326 आप और नीचे डिवाइड करेंगे आपका 0.333 एम्पियर से। तो ये आपका 100 से कम ही आएगा। तो 100 से कम आएगा आपका 98.8 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइम पर ही 98.8 वोल्ट आ जाएगा आंसर। आंसर 99.8 इसके आसपास ही आएगा। देखिए आपको देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये क्वेश्चन इतना आपका डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस में समझेंगे तो आंसर आ जाएगा डी। कैसे, क्योंकि बाकी सब आपके 100 वोल्ट से ऊपर दिए हैं। और आपका जब भी हम एसी के मेजरमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके करंट की वैल्यू यहाँ पर देखिए, करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज होगी। तो उसके कारण जब हम यहाँ पर एक्स की वोल्टेज निकालेंगे उस टाइम तब वोल्टेज कुछ कम आएगी पहले ही केस में। तो एक ही ऑप्शन में से हम निकाल सकते हैं, वो आंसर आ जाएगा आपका 99.8 या आपकी 98.8। ये मैंने कैलकुलेशन अभी करी नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा आपका 98 या 99 के आसपास। तो आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है कि द सिस्टम ऑफ अ ओपन लूप फंक्शन GSHS की वैल्यू दी है आपकी 1/s+1। तो इसमें पूछा है कि टाइप और ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप और ऑर्डर को यहाँ पर हम निकालते हैं कैसे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है इस केस का, क्योंकि आपका एक के आपका गेन होता है K/S+1, ये इस फॉर्मेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर होता है और टाइप होता है ये क्या होता है। क्योंकि टाइप होता है हमारा कि आपका ओरिजिन पर कितने पोल हैं, ओरिजिन में पोल हमारा बताता है टाइप। ठीक है, मतलब ओरिजिन में कितने पोल हैं वो टाइप बताएगा। देखिए ये जो आपका टर्म है ना, जैसे एस यहाँ पर है तो एस की वैल्यू मतलब क्या है, एस की पावर 1 है। अगर एस की पावर 2 होती तो यहाँ पर टाइप 2 होता। तो ये क्या आएगा, टाइप 1 है, टाइप 1। और देखिए डिनोमीटर में मैक्सिमम कितनी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका S² + S। डिनोमीटर में मैक्सिमम S की पावर को हम बोलते हैं आपको ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा, टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है मैंने अभी बताया, ऑर्डर होता है आपका वैल्यू ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट दैट अपीयर इन द डिनोमीटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमीटर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब x की पावर जो होगी उसको हम बोलेंगे आपका ऑर्डर। और आपका टाइप क्या होता है, टाइप होता है आपका कितने आपके नंबर ऑफ पोल हैं आपके s = 0 पर, मतलब आपके ओरिजिन पर कितने पोल हैं वो आपको होता है टाइप। ठीक है, जो आपका ये है पहला टर्म दे रखा है ये s = 0, इसके साथ कोई भी आपके वैल्यू नहीं है। मतलब s+1 क्या है, s+1 = 0, मतलब s की पावर यहाँ पर -1 है और ये s = 0, ये 0 पर दिया है। ठीक है, ओरिजिन पर ही एक पोल है, पोल को हम s से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया आपका विच ऑफ दीज नॉट वैलिड एट पॉइंट P = 0, 4 और 0। ठीक है, मतलब एक पॉइंट दे रखा है हमारा P 0, 4, 0। तो यहाँ पर कौन सा वैलिड नहीं है। देखिए यहाँ पर फाई थीटा आर फाई, मतलब आपका ये होगा आपका कार्टेशियन में, इसको हमने यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करना है आपको थीटा और फाई में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारी P की वैल्यू है, जो हमारा पॉइंट है ये आपका कार्टेशियन में, इसकी वैल्यू है 0, 4 और 0। मतलब कार्टेशियन में क्या होता है आपका XYZ,
ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वाई की वैल्यू है आपकी 4 मतलब वाई की वैल्यू क्या है आपकी, वाई की वैल्यू है पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स और जेड की वैल्यू 0 है। तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब जो यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाएगी और फाई की वैल्यू भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, बाकी की वैल्यू आपकी 0 है और वाई भी आपका पॉजिटिव है। तो देखिए आपने ये देखा होगा आपका इसका वो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एरो ए फाई ए जेड, एरो ए फाई ए जेड, अगर हमने यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स से, और यहाँ पर आपका ए जेड ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, इसके शुरू करते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको पता है। देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ हमारा आता है कॉस फाई, देन साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई 0, फिर इसका कॉस का माइनस साइन डिफ्रेंशिएट कर दिया, और साइन का कॉस, देन 0, फिर यहाँ पर 0 0 1। ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिर्फ वैल्यू है आपकी ए वाई की, बाकी मैंने क्या बताया, फाई की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है और आपकी कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। तो देखिए कॉस फाई 90 क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब ये स्टेप से बन जाएगा ना, ये हो जाएगा 0 1 0, साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, साइन 90 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 0 0 1। ठीक है, बाकी यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है 0 4 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए वाई के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर से हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर से हमारी जो वैल्यू आएगी ए रो की वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए रो की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी इसमें, ए रो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए रो की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए वाई, और ए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए फाई की वैल्यू आ जाएगी, ए फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ए एक्स, माइनस के साथ ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो माइनस ए एक्स। तो ए रो की वैल्यू यहाँ पर ए वाई आ गई और ए फाई की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए एक्स आ गई। देखिए बाकी ये तो फाई कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं आर के कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो आपका सिलेंडर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या आता है आपका आर थीटा और फाई। ठीक है, आर थीटा और फाई ये हमारा आता है। बाकी आपने इसके मैट्रिक्स बताई होगी आपको क्या होती है, ये होता है आपका साइन फाई, ये आपको होता है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे लेके आते तो ये आ जाएगा कॉस फाई, साइन का कॉस फाई, इसका कॉस फाई सेम, साइन का कॉस फाई, और ये आपका साइन फाई, ठीक है, और इसका साइन फाई, देन ये भी आ जाएगा आपका साइन फाई कॉस फाई, और ये 0। ठीक है, ये पूरी मैट्रिक्स है, पूरी उसको याद करने की, एक्स के उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पर से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर फाई की वैल्यू भी 90 है, तो इसकी वैल्यू 1 1 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 और 1 1, यहाँ पर 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो ए आर की वैल्यू आएगी, ये ए आर की वैल्यू हमारी ए वाई के बराबर होगी। ये ए आर की वैल्यू यहाँ पर ए वाई के बराबर होगी, क्योंकि 1 0 इसके बराबर है ना। देखिए यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा वाई, तो ए आर की वैल्यू ए वाई के बराबर होगी। और यहाँ पर जो हमारी ए फाई की ए थीटा की वैल्यू है, ए ऑफ थीटा, देखिए ये हमारी ए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारी यहाँ से इधर पर, ये आ जाएगी आपकी माइनस ए जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस ए जेड आएगी। ए थीटा की वैल्यू ए जेड बिल्कुल ठीक है, ए फाई की वैल्यू माइनस ए एक्स ये भी आई है, और ए रो की वैल्यू ए वाई, ए रो की वैल्यू माइनस ए वाई। ठीक है, ये वाली भी ठीक है, ये ए रो की वैल्यू माइनस ए एक्स ये भी ठीक है। तो देखिए आंसर नंबर यही गलत हो जाएगा, ए आर की वैल्यू 4 ए वाई नहीं, ए आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए आर की वैल्यू आई थी हमारी ए वाई, ये ए आर की वैल्यू हमारी ए वाई आई है। तो आंसर कौन सा गलत है ये पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा आपका गलत, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला दिया है फॉर सेलिएंट पोल मशीन। हमारे सेलिएंट पोल मशीन के लिए ऑल्टरनेटर चेक फॉलोइंग करेक्ट, मतलब इससे कौन सा सही है आपका, मशीन हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, मशीन हैज़ यूनिफॉर्म एयर गैप, मशीन रन हाई स्पीड, और मशीन जो हमारी रन करती है स्लो स्पीड पे करती है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर हमारा दिया है आपके सेलिएंट पोल मोटर।
देखिए अगर आपने सेलेंट पोल मोटर का डायग्राम देखा होगा, मतलब सेलेंट पोल में जो हमारा ये होता है आपका, देखिए रोटर, वो हमारे इस टाइप से बना रहता है। सेलेंट मतलब उभरा हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा इस टाइप का हमारा पोल बना रहता है, नॉर्थ साउथ ये हमारा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा है सेलेंट पोल मशीन। सेलेंट पोल मशीन में हमारा सेलेंट टाइप का या रोटर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एयर गैप, इसके बाहर क्या होगा, हमारा स्टेटर होगा। ये हमारा स्टेटर है। तो यहाँ पर देखिए एयर गैप यहाँ पर अलग अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। यहाँ पर एयर गैप कम है, देन यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है, देन बहुत ज़्यादा है, देन ऐसे हमारा एयर गैप काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एयर गैप इज़ नॉन यूनिफॉर्म। हमारा एयर गैप यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है। और जो इसका डायमीटर है आपका, ऐसी मशीन का डायमीटर हमारा हाई होता है, लार्ज लिख देता हूँ, डायमीटर लार्ज होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। मतलब इसका डायमीटर ये लार्ज होता है और लेंथ बहुत कम होती है, ये आपकी कम होती है, लेंथ इज़ लो या फिर लेस, ठीक है। मतलब डी की वैल्यू इसमें हाई होती है, डायमीटर हाई एंड लेंथ इज़ वेरी लो इन दिस मशीन। वेयर एज द स्पीड ऑफ दिस मशीन NS इज इक्वल टू 120 F/P। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे आपकी स्पीड कम होती है, ठीक है। जनरली हम इसकी स्पीड 100 से लेकर 300 RPM तक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लो स्पीड मोटर है, जो आपकी हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में HPP, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इट नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, बिल्कुल ठीक है। और आपका यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं, हाई स्पीड में नहीं, लो स्पीड में बिल्कुल ठीक। पहला और चौथा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं, दिया है आपका स्ट्रेट वायर, एक हमारा स्ट्रेट वायर है, कैरीज अ करंट ऑफ I इज इक्वल टू 100 एम्पियर। 100 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड H की वैल्यू दी है, करंट की वैल्यू दी है, हमें यहाँ पर R की वैल्यू बतानी है। देखिए सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, H इज इक्वल टू स्ट्रेट वायर है, तो क्या हो जाएगा I/2πr, ठीक है। 2π इंटू R क्या हमारी रेडियस, वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है R डिस्टेंस के लिए। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू I/2π इंटू H, R इज इक्वल टू 2π इंटू H। तो यहाँ से देखिए करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू आपकी 100 एम्पियर, 2π इंटू H, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 1 एम्पियर पर मीटर है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर से कट जाएगा आपका 50 बार, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन ये 50 बार कट गया, पाई को क्या लिख सकते हैं 3.18 मतलब 16 से कम आएगा ये। 15 × 45, 16 को 48, तो ये आपको 16 से कम आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी, बिल्कुल सही है आपका 15.9 मीटर। ये एम्पियर पर मीटर में था, तो ये मीटर ऊपर चल जाएगा, तो आंसर मीटर में ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। आंसर नंबर डी 15.9 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।